शो करना चाहते हैं ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, और ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम के लिए हम एक टर्म यूज करना चाहते हैं ग्रुप एक्शन। ठीक है, ग्रुप एक्शन को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। हम ग्रुप एक्शन का एक स्पेसिफिक केस पढ़ना चाहते हैं, तो ग्रुप एक्शन को मैं सिंपली डिफाइन करूंगा, उसके बाद उसके ऊपर एक एग्जांपल लूंगा कि हाँ ऐसे एक ग्रुप किसी सेट के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, पहले हम इन जनरल ग्रुप एक्शन की बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप एक्शन क्या है जैसे हम देखेंगे उसके बाद समझ में आना शुरू होगा। उसके बाद हम ऑर्बिट और स्टेबलाइजर दो अलग अलग रिजल्ट, दो अलग अलग डेफिनेशन देंगे कि ऑर्बिट क्या होता है, स्टेबलाइजर क्या होता है। उसके बाद हम ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम को एस्टेब्लिश करेंगे उस पर्टिकुलर केस के लिए। इन जनरल हम नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, इन जनरल हम बाद में करेंगे, लेकिन ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम क्या होता है ये हमारे पास अवेलेबल है। जब ये हम समझ जाएंगे तो इसी का यूज हम सीलोस थ्योरम के प्रूफ में करेंगे। सीलोस थ्योरम के जो 3 थ्योरम्स है, सीलोस फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम एंड थर्ड थ्योरम, तो वो जो सीलोस थ्योरम है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले हम ग्रुप एक्शन देखते हैं। व्हाट इज ग्रुप एक्शन? ग्रुप एक्शन, और ये जो डिफिनेशन है मैं किस बुक से ले रहा हूँ? मैं बुक ले रहा हूँ डुमिट फुटे, डुमिट एंड फुटे, ये जो बुक है इस बुक से मैं ग्रुप एक्शन के जो डिफिनेशन है वो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब ग्रुप एक्शन के ऊपर आते हैं। ग्रुप एक्शन होता क्या है? तो जैसे ग्रुप एक्शन की बात करें तो सबसे पहले ग्रुप की बात होगी, और ग्रुप एक्शन क्या होता है कि एक ग्रुप जो है किसी नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है, कब कहेंगे कि ये एक्ट कर रहा है? तो कंसिडर करते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप। जी कोई ग्रुप है एंड ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, वी से that G acts on A if there exists a function, से फाइव मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं एफ, कुछ भी मान सकते हैं एफ फ्रॉम G क्रॉस A इंटू ए। ये क्या होगा? G क्रॉस A से A में एक फंक्शन है, कहां से कहां तक? G क्रॉस A। ठीक है, such that there exists a function G cross A such that two conditions satisfy करे। G क्रॉस A से A में मतलब ये जो है फाई ऑफ G कॉमा A। ठीक है, और ये जो है कहाँ बिलोंग करे? A में। तो ये जो फाई ऑफ G कॉमा A है, इसको हम यदि G डॉट A लिखें तो कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सच दैट ही लिख देते हैं, सच दैट फाई ऑफ G कॉमा A, इसको हम लिखना चाहते हैं से such that G comma A where we consider phi of G comma A is equal to G dot A, हम इसको G dot A मान रहे हैं। ठीक है, phi where we represents phi of G comma A is equal to G dot A where G belongs to G and A belongs to A। ठीक है, such that पहला कंडीशन, पहला कहता है कि G1 दिस इज G1 G2 डॉट। अब ये क्या खास बात है, इसमें क्या खास बात है कि यहाँ पर G1 लिया मैंने और ये G2। ठीक है, तो यहाँ ये जो एक्शन है वो क्या है? G क्रॉस A से A में है,
यही फाइव को हम एक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब ये इसको ये भी बोलते हैं जी जी एक्टिंग ऑन ए बाय लेफ्ट, लेफ्ट में मल्टीप्लाई है इसलिए लेफ्ट बाय लेफ्ट, राइट से भी हो सकता है, और इन जनरल हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो ग्रुप एक्शन हम सिंपली इसको डिफाइन करते हैं। हाँ, किस तरह का फंक्शन है, जी क्रॉस ए से ए में, तो ग्रुप एक्शन है तो इस एक्शन में ग्रुप होना जरूरी है। अब ग्रुप एक्शन कैसे डिफाइन किए, किसी सेट जी से किसी नॉन एम्प्टी सेट, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे, ठीक है, बस हमको ये फंक्शन अवेलेबल होना चाहिए जो सेटिस्फाई करे दो कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन कहता है वन डॉट ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए वेर वन इज द आइडेंटिटी ऑफ, ठीक है, वेर G1, G2 belongs to G and A belongs to A। तो यहाँ पे एक खास बात है, इसको गौर से देखना है कि ये फंक्शन G क्रॉस A से A में है, यानी G2 डॉट A जो है वो किसका एलिमेंट है, हाँ, एक एलिमेंट है, G क्रॉस A से A में चला गया तो G2 डॉट A जो है वो एक एलिमेंट है, और G1 डॉट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा फिर से, क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो G1 डॉट G2A ये वापस फिर एक एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर ये जो डॉट ऑपरेशन है ये एक्शंस की बात हो रही है, और यहाँ पर G1 G2 जो इसके बीच का जो ऑपरेशन है वो डॉट ऑपरेशन, ये G1 और ग्रुप G में जो ऑपरेशन है उसके थ्रू ये ऑपरेट हो रहा है, तो G1 G2 डॉट है। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर डॉट मिस नहीं किया मैंने, लिखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो ग्रुप के अंदर का जो ऑपरेशन है। तो यदि ऐसा होगा तो हमने जी माना, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, वी से दैट जी एक्ट्स ऑन ए इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन phi from g cross a to a where we represent g phi of g comma a is equal to g dot a where g belongs to g and a belongs to a such that ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ये सुनने में अच्छा लगता है, वन डॉट ए इज इक्वल टू ए, कि वन से ए में मल्टीप्लाई किया तो ए ही आया, ठीक है। यहाँ पर वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, ई भी लिख सकते थे ई डॉट ए, लेकिन वन ज्यादा अच्छा लग रहा है कि वन ए में मल्टीप्लाई किया तो ए आया। अब जो ग्रुप जो बुक का कन्वेंशन है, जितने जहां भी ग्रुप एक्शन डिफाइन किया किसी बुक में तो यही यूज किया गया। मान लो यहाँ पर मैंने ई लिख दूंगा, ई लिखने में कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर बाद में परेशानी होगी कि हाँ क्या हो गया बुक जब पढ़ोगे तो। यहाँ तक क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं, तो कंसीडर a group of permutations on a non-empty set S। हमने क्या माना, एक ग्रुप ऑफ परमुटेशन, ये समझ में आ रहा है। परमुटेशन ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप ऑफ परमुटेशन क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है, क्या है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन हो गया यानी एक सेट लिए S, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 सपोज के, ठीक है। तो ये सेट हो गया जिसमें 4 एलिमेंट है। और सिमेट्रिक ग्रुप क्या हो गया, परमुटेशन ग्रुप क्या हो गया कि इसके ऊपर S4 हो गया जिसमें कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। अब ग्रुप ऑफ परमुटेशंस की बात कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर ग्रुप बनेगा, मतलब परमुटेशंस के हेल्प से बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं। ये तो 24 ऑर्डर है, मतलब टोटल 24, मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सो ऑन सिग्मा 24, ऐसे टोटल 24 परमुटेशंस इस एस से एस में हम डिफाइन कर सकते हैं। उसमें से कुछ परमुटेशन को लेकर हम ग्रुप बना सकते हैं, आइडेंटिटी को लेना पड़ेगा, ग्रुप बनने के लिए आइडेंटिटी रखना पड़ेगा, उसके बाद कुछ और लेके ग्रुप बना सकते हैं, तो वो जो ग्रुप हुआ उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ परमुटेशन। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं, तो उसी में से कंसिडर ग्रुप ऑफ परमुटेशन, इसको हम जी मान लेते हैं, जी ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट
एस। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट मान लेते हैं, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट नहीं माने, नॉन एम्प्टी सेट भी मानेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट एफ। तो ये हमने मान लिया। अब हमको एक्शन खोजना है, एक्चुअल है ना, एक्शन खोजना है जो इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला हम एक एक्शन खोजते हैं, लेट अस वी हैव, अच्छा इसमें वी हैव ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव अल्फा बिलोंग्स टू जी, अल्फा ऑफ आई बिलोंग्स टू एस फॉर एनी आई बिलोंग्स टू एस। हाँ या नहीं, अल्फा जो है वो कहाँ एस से एस में परमुटेशन है, और अल्फा बिलोंग कर रहा है जी में, अल्फा बिलोंग कर रहा है जी में। तो वी हैव अल्फा बिलोंग्स टू जे, अल्फा ऑफ आई बिलोंग्स टू एस फॉर एनी आई बिलोंग्स टू एस। ये तो ये यानी कि सो considering phi of alpha I is equal to alpha dot I is equal to alpha I, मान सकते हैं यही ना, फाई फाई ऑफ अल्फा आई, अल्फा जी में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू एस where alpha belongs to G and I belongs to S, ये हम मान सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम इजीली शो कर सकते हैं कि वेल डिफाइंड, मतलब ये जो फाई है, फाई फंक्शन होना है ना, फंक्शन तो वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। तो हम इसको आसानी से शो कर सकते हैं कि इस तरह जो हमने फाई को डिफाइन किया है, इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है, हमने बताया है कि वेल डिफाइंड यानी कि पहले तो ये उसमें बिलोंग कर रहा है, ए से बी में कोई फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू, फॉर अल्फा आई बिलोंग्स टू, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू जी एंड आई बिलोंग्स टू एस, अल्फा आई तो एस में बिलोंग करेगा, ऐसा डिफाइन हमने किया है। तो ये तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। और दूसरा क्या कहता है कि यदि x1 बराबर x2 हो तो ये क्या इंप्लाई करे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो f, तो यहाँ पर क्या है, a की जगह क्या है, यहाँ पर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, यानी इफ x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट x1 इज इक्वल टू x2, ये इंप्लाई करे f x1 इज इक्वल टू f x2, यानी कि इमेज यूनिक होना चाहिए। तो ये है, तो यहाँ पर जो डोमेन है, यहाँ पर डोमेन क्या है, g क्रॉस a है। तो इसके दो एलिमेंट क्या होगा, G1 कॉमा ए, A1 और G2 कॉमा A2। ये दोनों इक्वल कब होगा, जब G1 बराबर G2 और A1 बराबर A2। तो हमने अल्फा 1 कॉमा I1 और अल्फा 2 कॉमा I2 दो एलिमेंट लिया। तो जहां पर ये इक्वल हो कब होगा, इफ एंड ओनली अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 एंड I1 इज इक्वल टू I2। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, तो अल्फा 1 I1 बराबर अल्फा 1 I1 ये होगा, और अल्फा 1 I1 को ये होगा, और I1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा 1 बराबर अल्फा 2, जिसको अल्फा 2 I1 लिख सकते हैं, और अल्फा 1 I1 को ये अल्फा 2 और I1 को I2 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, यानी कि अल्फा 2 डॉट I1 इज इक्वल अल्फा 1 डॉट I1 इज इक्वल टू अल्फा 2 डॉट I2, यानी कि फाई ऑफ अल्फा
1i1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ अल्फा 2i2 हो गया इक्वल, यानी कि ये इम्प्लाई कर दिया ये, यानी फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो ये हम बहुत आसानी से शो कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इट कैन इजीली बी शोन दैट दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड, ठीक है। इट कैन easily be shown that phi from G cross S into S is well डिफाइंड। ये आसानी से शो करना, हमें क्या शो करना है कि ये दोनों होल्ड करना चाहिए, सिर्फ फंक्शन डिफाइंड होने से तो नहीं होगा, साथ में ये दोनों चीजें भी होंगी। ऑल्सो फाई ऑफ, या हम इसको ऑल्सो हम लिख सकते हैं अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट आई इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा 1 आई, ठीक हो, ये होगा, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया अल्फा 1 ऑफ अल्फा 2 आई, हाँ या नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड for all I belongs to S, for all I belongs to S, this implies alpha 1 alpha 2 I, यहाँ पर डॉट लगना है, इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट आई, हाँ या नहीं, ये जो आई है यहाँ डॉट आई है, डॉट आई क्या होगा, अल्फा 1, इसको दो लाइन और लिख लेते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 आई, और ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, दिस इज अल्फा 1 अल्फा 2 ऑफ आई, ठीक है। तो ये राइट हैंड से दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू दिस, यानी अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट आई इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट आई। ऑल्सो 1 which is the identity permutation on S and must be in G I dot I 1 dot I is equal to 1 I is equal to I for all I belongs to S, हाँ या नहीं, आइडेंटिटी मैप है तो 1 डॉट आई क्या होगा, आई के इक्वल होगा, hence phi is a group action defined group action, phi is a group action from G क्रॉस A इंटू A, ठीक है, या फिर हम S, हाँ G क्रॉस S, G क्रॉस S इंटू S, हो गया ऐसा कंफर्म। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है ना, और भी बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है कंजुगेशन के थ्रू भी, ठीक है, तो वो हम जब ग्रुप एक्शन पढ़ेंगे इन जनरल तब हम पढ़ेंगे। चूंकि ये एग्जांपल, ये जो है आपके जो बुक है जो हम अभी कंसिडर कर रहे हैं गैलियन, उसमें इसी को इस्तेमाल किया गया है, तो हम इससे ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप एक्शन डिफाइन हो गया, और इस ग्रुप एक्शन के हेल्प, इस ग्रुप एक्शन के लिए हम ऑर्बिट और स्टेबलाइजर दोनों को डिफाइन करेंगे। क्लियर है, देख लिया ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन। अब हम जो पढ़ेंगे ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम में, तो हम दो चीजें पढ़ेंगे, पहले स्टेबलाइजर क्या होता है, फिर ऑर्बिट क्या होता है, फिर ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेबलाइजर क्या होता है, तो हम जो है उस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ही हम डिफाइन कर रहे हैं,
और उसी के हेल्प से ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम को प्रूव करेंगे, लेकिन इन जनरल भी ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम प्रूफ होता है। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं, इसके बाद इन जनरल की भी हम बात करेंगे। तो कंसीडर G to be a group of permutations on a non-empty set S, and ये हम नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, एंड phi of alpha I is equal to alpha dot I is equal to alpha I for all alpha belongs to G and I belongs to, ठीक है, ये हमने इसे डिफाइन किया क्लियरली। phi is a ग्रुप एक्शन, ठीक है, और G एक्ट्स ऑन S, G एक्ट कर रहा है S पे, को हम डिफाइन कर रहे हैं स्टेबलाइजर। तो पूरा स्टेबलाइजर में STAB स्टैब लिख देते हैं ना, स्टैब, और ये G है, G के लिए हम फाइव को भूल जाते हैं, स्टैब G और I, ठीक है। तो स्टेबलाइजर मतलब क्या होता है, स्टेबल करना, रोक के रखना, स्टेबलाइज करना, उसमें चेंज ना आने देना, करंट पास हो रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन इतना ही से इतना के बीच में रहेगा, तो स्टेबलाइज करके रखना, वही ना काम है स्टेबलाइजर का, तो बस वही काम है। तो अब ये स्टेबलाइजर G है, ठीक है, और ये I है, तो G के ऐसे एलिमेंट जो I को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबलाइजर ऑफ G, इसको डिफाइन करते हैं अल्फा बिलोंग्स टू G such that alpha dot I is equal to I, ठीक है। ये इन जनरल बात हो गई। जब हम ग्रुप एक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू G such that अल्फा ऑफ I is equal to I, ठीक है। इज इक्वल टू स्टेबलाइजर ऑफ I इन G, स्टेबलाइजर ऑफ I इन G, मतलब I को कौन कौन स्टेबलाइज कर रहे हैं G में, तो I बदलेगा, स्टेबलाइजर बदलेगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसी में हम इसको ये लिख सकते हैं, हाँ, वी डिफाइन स्टेबलाइजर ऑफ वी डिफाइन स्टेबलाइजर ऑफ I belongs to S as स्टेबलाइजर ऑफ G I is equal to this, ठीक है, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। नोट, ठीक है, नोट में यहाँ हम डिफिनेशन क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइजर एंड ऑल्ट, ये दोनों को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टेबलाइजर किसका होगा, S के एलिमेंट का, और ये सबसेट किसका होगा, इज अ ठीक है, इसका प्रूफ कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, प्रूफ तो आता है ना आसान। प्रूफ कैसे करते हैं सब ग्रुप को, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू, ठीक है, सिंस 1 डॉट I इज इक्वल टू I,
where one is the identity, या एप्सिलॉन लिख लेते हैं, एप्सिलॉन लिख लें, एप्सिलॉन डॉट आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू आई, वेयर एप्सिलॉन इज द आइडेंटिटी परमुटेशन ऑन एस। ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन एस एंड बिलोंग्स टू जी, क्योंकि कोई भी ग्रुप जो है बिना आइडेंटिटी का तो बनेगा नहीं, और किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होता है। ये हम ग्रुप ऑफ परमुटेशन मान रहे हैं, तो एप्सिलॉन तो उसमें बिलोंग करना ही करना पड़ेगा, तो उसके बगैर तो ग्रुप बनेगा नहीं, तो आइडेंटिटी तो इसमें अंदर जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है, implies epsilon belong to stabilizer of GI। ठीक है, this implies stabilizer of GI is नॉन एम्प्टी। हम सबसे पहले सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए नॉन एम्प्टी प्रूफ करते हैं, तो ये जो स्टेबलाइजर है ये नॉन एम्प्टी है। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू स्टेबलाइजर जी आई। ठीक है, करवाइए करवाइए काम। तो लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू स्टेबलाइजर ऑफ, इसमें अब नॉन एम्प्टी तो कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही इसमें, जब कोई ना कोई एलिमेंट होगा तो हम कंसिडर करते हैं अल्फा बीटा इसमें बिलोंग करता है। ये क्या इंप्लाई करेगा, अल्फा ऑफ आई इज इक्वल टू आई एंड बीटा ऑफ आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, ऑल्सो एज बीटा बिलोंग्स टू जी implies बीटा इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, एंड एज जी डिफाइंड एज बीटा इनवर्स x is equal to beta inverse y is equal to x if and only if beta x is equal to y। ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे इनवर्स को, और ये इसमें बिलोंग करेगा। सो बीटा इनवर्स i is equal to i क्यों, एज बीटा i is equal to i implies beta inverse also belong to stabilizer of gi। now अल्फा बीटा हम क्या दिखा रहे हैं, अल्फा बीटा इनवर्स डॉट आई, ये क्या हो गया, अल्फा बीटा इनवर्स आई, ये क्या हो गया, अल्फा बीटा इनवर्स आई इज इक्वल टू अल्फा आई इज इक्वल टू आई। ये ना हुआ जी, implies अल्फा बीटा इनवर्स बिलोंग्स टू, क्योंकि अल्फा बीटा इनवर्स भी आई को स्टेबलाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस stabilizer of GI is a subgroup of G। ठीक है, तो स्टेबलाइजर क्या होता है, ये हो गया सबसेट ऑफ G, ये सबसेट ऑफ G होगा और ये सब ग्रुप भी होगा, स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, नाम इसलिए स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये तो बहुत आसान है कि सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है तो यदि एस यदि जी यदि फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, जी यदि फाइनाइट है तो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा स्टेबलाइजर ऑफ जी। तो हम यहाँ पर
थोड़ा सा चेंज कर दे, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ परमुटेशन, जी बी अ फाइनाइट ऐड कर दे, तब हम स्टेबिलाईजर ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम में इसी चीज का यूज होगा, लैग्रेंज थ्योरम ही यूज हो रहा है, इसीलिए लैग्रेंज थ्योरम इसको पढ़ाया जा रहा है। हम और शो करेंगे ऑर्बिट, ऑर्बिट को डिफाइन करेंगे, तो ऑर्बिट ऑफ आई इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ आई बहुत सिंपल है, तो ये क्या होगा, अल्फा आई सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू, बड़ा सिंपल। ऑर्बिट आई मतलब आई को जी के एलिमेंट कहाँ ले जा रहे हैं, जी के तो बहुत सारे एलिमेंट है, तो अल्फा आई को कहाँ ले जा रहा है, बीटा आई को कहाँ ले जा रहा है, गामा आई को कहाँ ले जा रहा है, और ये जो है ऑर्बिट जो है वो सबसेट किसका होगा, एस का। ऑर्बिट किसका सबसेट होगा, एस का। तो हम शो करेंगे कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स जो है, यानी हम शो करेंगे कि जी और स्टेबिलाईजर ऑफ जी आई जो है ये होगा ऑर्बिट ऑफ आई, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, ऑर्बिट आई और स्टेबिलाईजर ऑफ, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट स्टेबिलाईजेशन। बहुत डिफिकल्ट है, आसान लग रहा है कि आसान, तो डिफिकल्ट कैसे लगेगा। ऑर्बिट, we define orbit of I belongs to S as orbit of I is equal to I belongs to S as alpha I such that alpha belongs to G, it is a subset of S। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। तो ऑर्बिट तो बहुत ही सिंपल है, ऑर्बिट में कोई इशू है, ऑर्बिट सिंपल है यानी बहुत ही सिंपल है। चलो अब हम आएंगे ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम। ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम, किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट निकालना है, अल्फा और आई निकालते चले जाओ, सब ऑर्बिट निकल के आसानी से, है ना। तो मेरे ख्याल से परमुटेशन पढ़ा हुआ है तो ये बहुत आसानी से निकाल लोगे किसी का भी। अब जो है ये किससे बना हुआ है, अल्फा आई से बना हुआ है, बस ये ध्यान में रखना है, अल्फा आई, अल्फा को चेंज करते रहना है। ये जब भी सेट बनता है तो सच दैट से पहले वाले से बना हुआ रहता है, और यहाँ पर यहाँ के जो भी सेक्शंस हैं, जो भी थिंग्स हैं यहाँ जो अपीयर कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज राइट साइड में लिखी जाती है। लेकिन सेट किससे बना होता है, ये सच दैट से पहले वाले के से बना हुआ रहता है सेट, ठीक है। वहां पर जो स्टेबिलाईजर था, स्टेबिलाईजर में हमने अल्फा से बना हुआ था, अल्फा सच दैट अल्फा ऑफ आई इज इक्वल टू आई था, तो ये अल्फा से बना हुआ था, तो अल्फा जी में बिलोंग कर रहा, तो सबसेट ऑफ जी हो गया था। लेकिन ये अल्फा आई से बना हुआ है, तो अल्फा आई तो एस का एलिमेंट है, तो ये सबसेट किसका होगा, एस का, ठीक है। ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम, ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम क्या कहता है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। एक्चुअली जो ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम है वो हर एक के लिए है, तो हम इन जनरल प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हायर क्लासेस में जब हम ग्रुप एक्शन कहीं पढ़ना होगा, वहां पर हम यहाँ पर इन जनरल ग्रुप एक्शन के लिए प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस, ठीक है। देन जी acts on S as alpha belongs to G, alpha dot I is equal to alpha I belongs to S। इस तरह एक्ट कर रहा है, हम फाई को गायब कर दिए, फाई की जरूरत नहीं है, क्यों झूठ मूठ कर, कहीं यूज तो है नहीं, कहीं फाई हम यूज किया ही नहीं है। अब ग्रुप एक्ट कर रहा है,
जी एक्ट कर रहा है एस के ऊपर। कैसे एक्ट कर रहा है? तो यहाँ पर अल्फा डॉट आई बराबर अल्फा आई। सिंपल, समझ में आ रहा है? एक्चुअली है फाई ऑफ अल्फा कॉमा आई इज इक्वल टू अल्फा डॉट आई। तो ये जो डॉट है यही एक्शन है, ठीक है। हाँ, कहीं स्टार्ट से करता है। तो यहां तक तो कोई इशू नहीं है कि हमने ये मान लिया। देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्बिट आई इंटू स्टेबिलाईजर ऑफ जी आई। ये हो गया ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम प्रूफ। we know that stabilizer of I is a subgroup of G and as G is finite, so by Lagrange theorem number of left cosets of stabilizer of Gi in G is equal to order of G upon stabilizer of I। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। consider a map T from, इसको हम कुछ और मान लेते हैं। लेट A is equal to set of all left cosets of stabilizer of Gi in G, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्म क्या होगा बताओ तो? इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? कोसेट्स हैं। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? कोसेट्स हैं। हाँ, ए के एलिमेंट्स क्या है? कोसेट्स हैं। कोसेट्स यदि H जो है यदि सब ग्रुप G का हो तो कोसेट्स क्या होगा? XH। यानी ए का फॉर्म क्या होगा? XH सच दैट X बिलोंग्स टू G। हाँ या नहीं? तो ए का ही ना हुआ। ए का फॉर्म क्या होगा? ये हम ऐसे लिख दे, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज अल्फा, जी के एलिमेंट्स को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्फा ऑफ स्टेबिलाईजर ऑफ जी आई सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू जी। हाँ या नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। चलो, हमने यही लिखा। तो अब जो है हमें शो करना है ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम, यानी कि ये इज इक्वल टू हम शो कर दें ऑर्बिट ऑफ आई, तो हमारा सॉल्व हो गया। यानी कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स जो हैं स्टेबलाइजर ऑफ जी आई वो इक्वल हो जाए ऑर्बिट में जितने एलिमेंट्स हैं उसके। तो ये बराबर ये हो गया, उससे क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्बिट आई इनटू स्टेबलाइजर आई। थ्योरम प्रूफ। तो हमें क्या करना है? लेट ऑल्सो कंसिडर ऑर्बिट आई। वी हैव कंसिडर क्या लिखा हम जानते हैं। वी हैव ऑर्बिट आई इज इक्वल टू अल्फा आई सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू जी। हाँ या नहीं? ठीक है। तो consider a map T from A to orbit I। A से ऑर्बिट I में एक मैप ले रहा है। यदि ये 1 1 on 2 हो जाए तो जितना एलिमेंट A में है उतना एलिमेंट ऑर्बिट I में होगा। हाँ या नहीं?
यही है। तो यही हमें शो भी करना है, तो टी को 1 1 ऑन 2 शो कर देते हैं, ठीक है। फिर टी ऑफ, अब एक एलिमेंट क्या है, ये है, तो टी को वेल डिफाइंड और 1 1 ऑन 2 दोनों चाहिए। तो टी ऑफ डिफाइंड एज, इसको हम डिफिनेशन में जाएगा, डिफाइंड एज टी ऑफ अल्फा स्टेबलाइजर ऑफ जी आई इज इक्वल टू अल्फा आई। हमने ऐसे डिफाइन किया, सबसे आसान यही लग रहा है लिखने में, ठीक है। फिर देन वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग, क्या फॉलोइंग, पहला टी इज 1 1 एंड वेल डिफाइंड। वन अल्फा आई किसका एलिमेंट है, एस का, और अल्फा आई तो ऑर्बिट में जाएगा आई के, तो अल्फा आई तो ऑर्बिट आई का एलिमेंट हो गया, कोई दिक्कत। और अल्फा ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ जी एक एलिमेंट है, तो टी ए से ऑर्बिट आई में एलिमेंट है, फंक्शन है। अब फंक्शन को वेल डिफाइंड और 1 1 प्रूफ कर देंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लिखते हैं वी हैव अल्फा 1 स्टेबलाइजर ऑफ जी आई इज इक्वल टू अल्फा 2 stabilizer of GI if and only alpha inverse alpha 2 belongs to stabilizer of GI। क्यों, since XH is equal to YH if and only if X inverse Y belongs to H। हमने प्रूफ किया ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कहाँ का प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रहा है ना, दिस implies alpha 1 inverse alpha 2 I is equal to I। स्टेबलाइजर का एलिमेंट है तो आई को स्टेबलाइज करेगा, और ये क्या होगा, ये बराबर ये है तो इसे होगा ये बराबर ये, इफ एंड ओनली लगेगा, दिस इज अल्फा 2 आई इज इक्वल टू अल्फा 1 आई हो जाएगा, अल्फा 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑपरेट कर देंगे तो, ठीक है। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ क्या हो गया, अल्फा 1 आई क्या लिखा है, टी ऑफ अल्फा 1 आई या अल्फा 2 आई इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा 1 आई। that hence yeah, therefore T is 1 1 and well defined। T 1 1 और well defined हो गया। इसको H मान लो, स्टेबलाइजर ऑफ क्या लिखे हैं, स्टेबलाइजर ऑफ जी आई को हम H मान ले तो कोई दिक्कत, अब क्या होगा अल्फा H, अब कुछ नहीं दिक्कत लगेगा, T ऑफ अल्फा H बराबर अल्फा आई, तुम्हारे ऊपर है। स्टेबलाइजर ऑफ जी को उतना नहीं, उसको सिर्फ समझना है सब ग्रुप है, ये नहीं समझना है कि ये स्टेबलाइजर ऑफ जी है, वो भूल गो, स्टेबलाइजर जी का कोई यूज ही नहीं है, स्टेबलाइजर ऑफ जी का बस इतना यूज है कि ये आई को स्टेबलाइज कर रहा है, सिर्फ नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या होती है पता है, जैसे तुम कॉलेज में हो तो दिक्कत होती है कि तुम जैसे अपने फैकल्टीज की बात करो, मैथ्स की फैकल्टी की बात करें तो उससे क्लास करती हो डेली, तो इंटरेक्शन होने के बाद तुम्हें लगता है कि हाँ नॉर्मल है, कोई क्वेश्चन पूछना आसानी से पूछ सकते हैं कुछ भी। अब वही जब प्रिंसिपल की बात आती है तो बच्चे घबराते हैं कि हम जाएं कि नहीं जाएं पूछने, कि परेशानी हो कि नहीं। तो वही बात है, अभी तुम इससे फैमिलियर नहीं हो, जैसे तुम फैमिलियर हो जाओगी तो कहोगे कि प्रिंसिपल का नाम या फिर प्रिंसिपल दोनों एक ही चीज है, जो प्रिंसिपल के पोस्ट पे हैं वो पर्सन का नाम और वो पर्सन, तो इंटरचेंजेबली जब भी यूज करें तो हाँ प्रिंसिपल की बात हो रही है
या फिर प्रिंसिपल बोल रहे हैं तो उस पर्सन की बात हो रही है, तो वही बात हो गई। स्टेबलाइजर ऑफ जी आई की बात कर रहे हैं, तो ये क्या सिंबल है, एक खास तरह का सब ग्रुप है तो सब ग्रुप है तो कोसेट्स होगा, तो सब ग्रुप है तो कोसेट्स, लेकिन वो सब ग्रुप स्टेबलाइजर भी है, ठीक है। तो स्टेबलाइजर सब ग्रुप है, तो बस वही है कि फैमिलियर नहीं हो, जब फैमिलियर हो जाओगी तो इंटरचेंजेबल यूज करना आसान हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, अल्फा एच है। तो टी इज वन वन एंड वेल डिफाइंड, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। सेकेंड, टी इज ऑन टू, टी ऑन टू है। टी ऑन टू होने के लिए मतलब क्या, कि एक एलिमेंट ऐसा मिले, यानी कि टी ऑफ ये हम आई बिलोंग कर रहे हैं ऑर्बिट में, आई बिलोंग कर रहे हैं, तो एक ऐसा मिले कि टी ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ आई बराबर आई आ जाए, तो टी ऑन टू लेट J belongs to orbit of I, implies there exists alpha belongs to J such that alpha of I is equal to J। ऑर्बिट का डेफिनेशन क्या है, कि J जो है कोई अल्फा ऑफ I के बराबर होगा, यही ना ऑर्बिट का डेफिनेशन है। ऑर्बिट ऑफ I इज इक्वल टू क्या है, अल्फा I such that अल्फा belongs to J। तो एक अल्फा तो ऐसा मिलेगा सच दैट अल्फा ऑफ I इज इक्वल टू J here। So also alpha of stabilizer of GI belongs to A। ये तो A में बिलोंग करेगा ना, लेफ्ट कोसेट, किसी ना किसी लेफ्ट कोसेट इक्वल होगा ये। देन such that T of alpha stabilizer of GI is equal to alpha I is equal to J। therefore T is on to, hence T is a bijection from A onto orbit of I, implies order of A is equal to order of ऑर्बिट I, जितना इसमें एलिमेंट होता है ऑर्बिट ऑफ I में भी होगा, implies ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन इज इक्वल टू, ये क्या अप्लाई करेगा, ऑर्बिट I इंटू इसे बोलते हैं ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। बहुत ही सिंपल है। अगर सीक्वेंस किसका है, लैग्रेंज थ्योरम का। मेहनत कहाँ पड़ा हमको, सिर्फ इसी को ना, यहाँ सिर्फ लेफ्ट को सेट में 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दीजिए, तो बहुत ही सिंपल नजर आ रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें। प्रूफ में क्या था, डिफिनेशन है, कंटेंट ये भी अपने आप नजर आ रहा है, बस जानना है, अपने आप हो जा रहा है। ठीक है, तो आज जो है हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, ये छोटा है सेक्शंस, ये सारा जो है ना बहुत छोटा सेक्शंस है। इसका यूज है ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम का, जैसे द रोटेशन ग्रुप ऑफ क्यूब। ठीक है, हमने सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर पढ़ा था, हाँ, लेकिन ये क्यूब है, डिफरेंस है ना। तो सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर एंड सिमेट्रीज ऑफ क्यूब में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो क्यूब सिमेट्री ऑफ स्क्वायर में हमने क्या लिखा था, कि कॉर्नर्स को हम ऐसा रोटेट या रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि शेप सिमेट्रिकल रहे, लेकिन जब हम क्यूब की बात करें तो उसमें भी रोटेट करेंगे, वहाँ रिफ्लेक्ट तो कुछ होगा नहीं, वहाँ रोटेशन की बात आएगी। तो रोटेशन ऐसे करे चाहे ऐसे करे, दो तरह का रोटेशन होगा, जैसे रूबिक क्यूब में करते हैं, वो नहीं होता है मिलाने वाला कलर एक जैसा सब जगह होता है, रूबिक क्यूब जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर किस तरह का, एक ऐसा रोटेशन हो गया, एक ऐसा हो गया, उल्टा हम कंसिडर नहीं करते,
रोटेशन को एक एक ही फॉर्म में रखना है, ऐसे और ऐसे जो भी है, रोटेशन एक। रिफ्लेक्शन भी हमने किया, रोटेशन जो किया तो हमने क्या किया, एक ही ऑर्डर में लिया, ऐसा नहीं कि एक इधर भी लिया, इधर वाला को भी कंसिडर किया। 90, 60, 0, 90, 180, 270, यही ना, हमने चार रोटेशन वाला। माइनस वाला भी तो ले सकते थे, लेकिन उससे तो हाँ, तो बस एक, तो हमने यदि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो बस वही लेंगे। तो पॉजिटिव एक इस तरफ भी हो गया, हॉरिजॉन्टल एक हो गया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दोनों में चार चार होगा। तो हम देखेंगे कि सिमेट्रीज ऑफ क्यूब की बात करें, किसकी बात, सिमेट्रीज ऑफ क्यूब। तो क्यूब क्यूब की बात करें तो क्यूब क्या होगा, गड़बड़ा गया, ये क्यूब हो गया, कितने फेस होते हैं, अरे ये देखो ना, 6, चारों दीवार, अच्छा, तो और ये तो टोटल कितने, 6 फेस होंगे। अरे वो जो जो डाइस होता है, डाइस जो होता है उसमें कितना होता है, 1 से लेकर 6 तक नहीं करता है, तो टोटल कितने 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस होंगे। तो जो भी होगी सिमेट्रीज जो होगी वो क्या होगी कि इन्हीं के बीच में होगा, मतलब कोई भी फेस होगा, एक जगह दूसरा फेस आएगा, दूसरी जगह तीसरा फेस आ जाएगा, यही होगा। तो एक इनिशियल पोजीशन ले लेंगे फेसेस का, फिर उसको हम रोटेट के थ्रू अब किसी को भी किसी के फेस पे ले जा सकते हैं, घुमा घुमा के जैसे तैसे। अरे वही तो डाइस जो है, इसको रोल करते हैं तो ऊपर जो आता है वही तो लेते हैं, तो ऊपर में सिर्फ वन ही आता है, वन से लेकर सिर्फ सब सारा आता है, तो रोटेशन के थ्रू कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। एनी हाउ दो रोटेशन होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिला के कोई ना कोई तो फेस ऊपर में जरूर आएगा। मतलब हम जो है, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये एस मान लें, तो सिमेट्रीज ऑफ क्यूब्स जो है वो एस से एस में परमुटेशन हो गए, एस से एस में S6, मतलब S6 का सबसेट हो गया, सिमेट्रीज ऑफ क्यूब क्या हो गया है, S6 का सबसेट हो गया, यानी कि इसका जो परमुटेशन हुआ S6 का परमुटेशन का हो गया। तो हम शो करेंगे कि सिमेट्रीज ऑफ क्यूब जो है वो S4 के आइसोमॉर्फिक होगा, S4 के, ये S6 अलग है, S4 वो हम चार अलग सिंबल लेंगे, ठीक है, वो भी क्या लेंगे, डायगोनल्स लेंगे। इसमें डायगोनल्स कितने होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4, ये 4 डायगोनल्स जो हैं उसमें जितने भी पॉसिबल चेंजेस आएंगे, यहाँ पे चेंज कर रोटेशन में, तो डायगोनल्स में भी तो चेंज आएंगे, या डायगोनल्स को हम फिक्स कर दे तो वो देखेंगे कि इसका जो चेंज है कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, तो डायगोनल में भी कॉरस्पॉन्डिंग सेम 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो हम जो है डायगोनल्स जो है वो देखेंगे कि डायगोनल्स में क्या चेंज है, तो वो देखेंगे वो S4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो जाएंगे, ये अब प्रूफ कैसे करें, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ऑर्बिटल स्टेबलाइजर से प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम ग्रुप एक्शन डिफाइन करेंगे, कैसे ग्रुप एक्ट कर रहा है, और एक्ट कर रहा है उसके बाद हम रोटेशन जो है, रोटेशनल सिमेट्री जो हो गया इसका, उसको हम ग्रुप मान लेंगे, ग्रुप ऑफ परमुटेशन, ग्रुप ऑफ परमुटेशन हुआ ना, तो यही यही ग्रुप हो गया। अब वो एक्ट किसके ऊपर कर रहा है, ये 6 एलिमेंट के ऊपर, तो एस ये हो गया, और जी क्या मान लिया, ग्रुप ऑफ परमुटेशन। तो अब आई कोई एलिमेंट इसका है, तो ऑर्बिट ऑफ आई और स्टेबलाइजर ऑफ आई, तो ऑर्बिट ऑफ आई क्या होगा, स्टेबलाइजर ऑफ आई क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्बिट ऑफ आई इंटू स्टेबलाइजर ऑफ आई। तो हम ये देखेंगे कि ये 24 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या होगा कि 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस, तो S4 हमको नजदीक में आ रहा है कि हम देखेंगे कि S4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ये जो ग्रुप मिलेगा। तो उसी के लिए इसको हम दो पार्ट में हम पहले पढ़ेंगे रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यूब क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यूब जो है वो आइसोमॉर्फिक टू S4, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता है रोटेशनल ग्रुप ऑफ अ सॉकर बॉल। तो सॉकर बॉल क्या होता है ये देखना होगा, सॉकर बॉल देखे हो ना कभी, फुटबॉल, सॉकर बॉल, तो फुटबॉल में हेक्सागोन होता है, पेंटागोन होता है, कितने हेक्सागोन कितने पेंटागोन है ये ध्यान में रखना है,
उसकी सिमेट्रीज क्या होगी उसके ऊपर सोचना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन 3 सेक्शंस को देखेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही।